सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सामग्री, महत्वपूर्ण जानकारी और शैक्षणिक सामग्री आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज हम अध्याय 7 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 राष्ट्रीय जीवन की अर्थव्यवस्थाएं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आए हैं। पूरे प्रश्न उत्तर यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको बताएंगे उत्तर सहित। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शहर बंगाल की खाड़ी के मुख्य नदियों गंगा और हुगली के संधि ग्राम पर स्थित है। इन दो नदियों के संधि ग्राम पर स्थित होने के कारण कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन के रूप में जाना जाता है, जहां नदियों का महत्वपूर्ण सांदर्भिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। दूसरा प्रश्न है इस चैप्टर का, भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के दो कारण लिखिए। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के दो कारण। पहला कारण है समतल स्थलाकृति एवं समतल भूमि। दूसरा है जनसंख्या का उच्च घनत्व। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन कारकों का नाम बताइए जो देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तर है, रेलवे नेटवर्क का वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार निम्न कारकों से प्रभावित होता है। पहला बिंदु है स्थलाकृतिक कारक, दूसरा बिंदु है आर्थिक कारक और तीसरा बिंदु है प्रशासनिक कारक। चौथा प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है? कोई दो कारण लिखिए। पहला बिंदु कारण है उच्चावच की, दूसरा है विरल जनसंख्या और तीसरा है आर्थिक अवसरों की कमी। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कितनी दूरी पर चलाई गई? भारत की पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। यह रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। इस दौरान कुल दूरी लगभग 34 किलोमीटर यानी कि 21 मील थी। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर पूर्वी घाट पर स्थित कोई दो राज्य और उनके प्रमुख पत्तन के नाम लिखिए। दो राज्य हैं, पहला राज्य है तमिलनाडु, इसमें है चेन्नई पत्तन, और दूसरा है आंध्र प्रदेश, इसमें है विशाखापट्टनम पत्तन। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषताएं, भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना है। दूसरा बिंदु है, इस परियोजना के तहत दो गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला है उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कोई दो राज्य एवं उनके प्रमुख पत्तन के नाम लिखिए। पहला राज्य है न्यू मंगलोर पत्तन और दूसरा है महाराष्ट्र जिसमें है मुंबई पत्तन। अगला प्रश्न है, संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की दो विशेषताएं लिखिए। दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण संचार का साधन है जिसकी दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, सार्वभौमिक पहुंच। दूरदर्शन एक सार्वभौमिक माध्यम है जो अपनी व्यापक भूमिका के कारण लोगों को भारत भर में जोड़ता है। यह लाखों घरों एवं गांवों तक अपनी प्रसारण के माध्यम से जानकारी और मनोरंजन पहुंचाता है। इसकी सार्वभौमिक पहुंच के कारण यह भारतीय जनता को भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है शिक्षा और सूचना का माध्यम। दूरदर्शन शिक्षा और सूचना को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को प्रसारित करता है जो विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होता है। बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय बाजार किसे कहते हैं? स्थानीय बाजार गांव, कस्बों और शहरों के बीच होता है, छोटे पैमाने पर होते हैं। व्यापार एक ही मुद्रा में विशेष क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम बताइए। पहला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्तन जो कि कोलकाता में है, जवाहरलाल नेहरू जो कि मुंबई में है, इंदिरा गांधी जो कि दिल्ली में है, और मीनाम्बकम जो कि चेन्नई में है।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। परिवहन के साधन में बस, ट्रक, रेल, वायुयान, जलपोत, पाइपलाइन आदि। संचार के साधन में रेडियो, टीवी, टेलीफोन, सेल्युलर फोन, इंटरनेट, डाकतार, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, उपग्रह आदि। अगला प्रश्न है, राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों के अंतिम स्टेशनों के नाम बताइए। उत्तर दक्षिण गलियारा में श्रीनगर और कन्याकुमारी हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा में पोरबंदर और सिलचर हैं। अगला प्रश्न है 16वां, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के सुदूर उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी शहरों के नाम बताइए। उत्तरी में दिल्ली है, पूर्वी में कोलकाता है, दक्षिणी में चेन्नई है और पश्चिमी में मुंबई है। भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम लिखिए। जो वायुपत्तन में है, पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू मुंबई, इंदिरा गांधी दिल्ली और मीनाम्बकम चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। 18वां प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण, पहला है उबड़ खाबड़ भूमि, दूसरा है सघन वनीय क्षेत्र, तीसरा है अनेक नदी नाले तीव्रगामी स्रोत और चौथा है सड़कें तथा रेलें बिछाना खर्चीला तथा कठिन है। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का महत्व लिखिए। वायु परिवहन के परिवहन का तीव्रतम साधन है। यह अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलीय भागों, घने जंगलों में समुद्री रास्तों को पार करने के सक्षम है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए काफी सहायक है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन के लाभों को लिखिए। पाइपलाइन के लाभ, पहला लाभ, पाइपलाइन परिवहन ने परिवहन के साधनों में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। पाइपलाइनों का विस्तार जल और थल क्षेत्रों में समान रूप से किया जा सकता है। मुंबई हाई से तट तक खनिज तेल और गैसों को पाइपलाइन से पहुंचाया जाता है। अगला है 22वां प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के महत्व लिखिए। पहला बिंदु, इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज के मध्य की दूरी और परिवहन के समय को न्यूनतम करना है। दूसरा बिंदु है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवहन की सुविधा बढ़ जाती है, जिससे विभिन्न राज्यों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। तीसरा प्रश्न, यह मार्ग व्यापारी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न शहरों और राज्यों के बीच आसानी से ट्रांसपोर्ट करने का सुविधाजनक रास्ता प्रदान करता है। इससे आर्थिक गतिशीलता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है 23वां इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के 3 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के बारे में बताइए। पहला बिंदु, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक, इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक व दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती हैं। दूसरा है गुजरात में सायला से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक, इसकी एक शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तीसरा है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश से जगदीशपुर से मिलाती हैं। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती हैं। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित है, किन्हीं 6 समस्याओं के नाम लिखिए, समस्याओं को लिखिए। भारतीय सड़क परिवहन की समस्याएं। पहली समस्या, भारत में जनसंख्या 102.7 करोड़ से अधिक है। साथ ढोए जाने वाले माल की मात्रा अत्यधिक है। इन दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क जाल कम पड़ता है। भारत में लगभग 50% कच्ची सड़कें हैं,
जो वर्षा ऋतु में उपयोगहीन हो जाती हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में कीचड़ से भर जाती हैं। तीसरी समस्या है राष्ट्रीय राजमार्ग कम है, इन पर परिवहन का दबाव बहुत अधिक है। चौथी समस्या है सड़कें सक्रिय हैं जिन पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पांचवी समस्या है जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वे प्रमुख नगरों तक ही सकेंद्रित हैं। इनको दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क संबंध सड़कों लिंक रोड का अभाव है। छठी समस्या है सड़कों पर बने पुल और पुलिया सक्रिय हैं, अधिकतर ये बहुत पुरानी होने के कारण टूटने का डर रहता है। सातवीं समस्या है सड़कों के किनारे सुविधाओं का अभाव है। और आठवीं समस्या है राष्ट्रीय महामार्ग पर टेलीफोन आपात स्वास्थ्य सुविधाओं सुरक्षा सुविधाओं का लगभग पूर्णतः अभाव है। अगला प्रश्न है 25वां, पाइपलाइनों के परिवहनों को महत्व को समझाइए। पाइपलाइन के महत्व। पहला महत्व, पाइपलाइनों का विस्तार जल और थल क्षेत्रों में समान रूप से किया जा सकता है। बॉम्बे हाई से तट तक खनिज तेल और गैस को पाइपलाइनों तक पहुंचाया जाता है। आज खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को उत्पादन क्षेत्रों में परिष्करण शालाओं तक ले जाने में और वहां से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में पाइपलाइन के परिवहन से बड़ी सुविधा हो गई है। तीसरा महत्व है पाइपलाइनों के बिछाने में बहुत धन व्यय करना पड़ता है। चौथा महत्व, एक बार पाइपलाइनों के बिछे जाने के बाद उसकी देखरेख और चालू करने में कम धन व्यय होता है। इससे न तो समय नष्ट होता है और न किसी प्रकार की समय की बर्बादी होती है। पांचवा महत्व है पाइपलाइन सबसे सुरक्षित एवं सुनिश्चित आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न है भारत के आंतरिक जलमार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया, इसके कारण लिखिए। पहला कारण है देश की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। कुछ नदियां तो शुष्क मौसम में बिल्कुल सूख जाती हैं और कुछ में जलधारा इतनी पतली है और उथली होती है कि उसमें नावें और स्टीमर नहीं चलाए जा सकते। दूसरा है वर्षा ऋतु में जल की अधिकता, विकराल गति और बाढ़ की स्थिति के कारण वर्षा ऋतु में नाव्य नदियों का परिवहन के लिए उपभोग नहीं हो पाता है। तीसरा है सदावाहिनी नदियों से सिंचाई के लिए जगह जगह से नहरें निकाली गई हैं जिससे नदियों में जल स्तर कम हो जाता है और मार्ग में द्वार और बांध बनाने में मार्ग बाधा युक्त हो जाता है। अतः जो नदियां पहले नौ संचालन की योग्य थी अब वो उपयोगी नहीं रही हैं। अगला जो ये है कारण, दक्षिण भारत की नदियां पथरीले भागों से बहती हुई प्रपात बनाती हैं। प्रपाती नदियों में गति तो तीव्र होती है, साथ ही साथ प्रपातों के साथ साथ स्वाभाविक रूप से नावों और स्टीमरों को नहीं चलाया जा सकता। अगला है प्रश्न, कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। साथियों, कांडला समुद्री बंदरगाह की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, कच्छ की खाड़ी में कांडला आज़ादी के तुरंत बाद विकसित किया गया यह पहला बंदरगाह था। इसे मुंबई बंदरगाह पर यातायात की दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। और चौथी विशेषता है यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सहित अत्यधिक उत्पादक अन्न भंडार और औद्योगिक बेल्ट के निर्यात आयात की सुविधाजनक हैंडलिंग को पूरा करता है। अगला प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन के 2 गुण और 2 दोष बताइए। सबसे पहले पाइपलाइन परिवहन के 2 गुण, सामग्री के परिवहन में कोई ट्रांसशिपमेंट हानि या देरी नहीं होती है। उनके निर्माण में बरौनी और मथुरा जैसी सुदूर अंतर्देशीय रिफाइनरियों और गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों को व्यवहार्य बना दिया गया है। पाइपलाइन परिवहन के दोष, पहला दोष, विशेषकर पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। दूसरा दोष, पाइपों में रिसाव या पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से मिट्टी प्रदूषित हो सकती है और भूजल दूषित हो सकता है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न है यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार मदद करते हैं, समझाइए। औद्योगिक विकास यातायात और संचार के साधनों पर निर्भर है। इन साधनों के बिना औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। पहला बिंदु, यातायात के साधन औद्योगिक कच्चे माल को निर्माण केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। दूसरा बिंदु है यातायात के साधन निर्माण केंद्रों से तैयार माल को देश विदेश के बाजारों व उपभोक्ताओं तक भेजने में सहायक होते हैं। तीसरा है श्रमिकों, अन्य कर्मचारी वर्ग और व्यवस्थापकों के आने जाने को संभव बनाते हैं। व्यापार, परिवहन, संचार, सूचनाएं भेजने और जानकारी प्राप्त करने में संचार के साधन मददगार होते हैं। संचार के माध्यमों से मांग और पूर्ति का क्षेत्रों का हर समय पता चलता रहता है और बिना आए जाए बहुत बार व्यापार संचार के साधनों के माध्यम से पूरे कर लिए जाते हैं। इससे विश्वसनीयता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ समय और धन की भी बचत होती है।
तो साथियों ये थे अध्याय 7 के महत्वपूर्ण चैप्टर के प्रश्न उत्तर जो मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार वो निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।